हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई आप सभी लोग मिशन 2027 के लिए लग चुके होंगे और आपको पता होगा अगर आप एनसीईटी 2027 देने जाओगे तो वहां पे 7 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो बेटा एक सब्जेक्ट होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके सामने एक नया और एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। तो इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात इसका सिलेबस क्या है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा एनसीईटी का सिलेबस जो है 2026 में चेंज हो चुका है और न्यू सिलेबस आपका आ चुका है। उसी के बेस पे हम लोग अब जो है सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और सबसे बड़ी बात कि तैयारी कैसे करें, आपकी मास्टर स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे करना है। देखो सिलेबस तो हर किसी को पता होता है, नो डाउट। पीवाईक्यू हर किसी के पास होता है, लेकिन पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन पूछने का अप्रोच क्या होता है। देखो नाम इसका है टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहली बात आपको अपने आप को टीचर समझना होगा, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इस सब्जेक्ट को आप इजी बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और उससे पहले बेटा आप सभी को बता देते हैं कि जो आपके एग्जाम में इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं वो आपका 23 क्वेश्चन आते हैं और 20 का आपको यहाँ पे आंसर करने होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, यानी अगर हम कुल मिलाकर बात करें बेटा तो आपका 80 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। टोटल आपके जो एग्जाम होते हैं वो आपका 640 का होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसमें जो वेटेज होता है आपका 60 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटेंगे और अगर आप सही करोगे भाई तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। सिंपल सी बात है। टाइम आपके पास 180 मिनट्स का होता है, इसमें से 10 से 15 मिनट आपके लिए यहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए टाइम होता है। ठीक है, चलिए उससे पहले आप सभी को बता देते हैं बेटा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि जब से आपके एनसीईटी का एग्जाम आया है तब से हम लोग आपको एनसीईटी गाइड कर रहे हैं और तब से मैं पढ़ा रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड। और यहां पे आपको पता होगा हमारी फर्स्ट बैच है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच है, जो लॉन्च हो चुकी है, क्लासेस लगातार चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स से जुड़कर आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ और एक अच्छे कॉलेज में आप एक अच्छे स्कूल के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा बच्चे ये सारे हमारे क्लास के फीचर्स हैं कि फुल्ली आपकी लाइव क्लासेस होंगी और जो लाइव क्लासेस होंगी बाद में आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। आपको यहाँ से 10 मॉक टेस्ट मिनिमम आपको मिलने वाले हैं। क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेंगे। डाउट सेशन आपको बच्चे यहाँ पे रखे जाते हैं और प्रॉपर आपको गाइड कराया जाता है। ठीक है, और मेरे सब्जेक्ट का आपको ई बुक जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ई बुक से आप क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे हेल्पफुल होता है बेटा। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो कि आपको पता होगा जो हमारा जो मेन ब्रांच है वह सीयूटी कॉन्सेप्ट के नाम से है, तो हमारा एप्लीकेशन भी सीयूटी कॉन्सेप्ट के नाम से है। ठीक है, इसी एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पे जाओगे वहां पे आपको दिख जाएगा श्योर सिलेक्शन प्लस बैच या फिर श्योर सिलेक्शन बैच। ठीक है, अगर आपकी कोई इंक्वायरी होगी, ठीक है, अगर आप कुछ जानना चाहोगे तो आपके सामने ऑफिस का नंबर होगा बेटा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेशन को। और यहाँ पे सबसे पहली बात आप ट्रेंड को समझो कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आ रहे हैं, किस टॉपिक से किस यूनिट से आपके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। बेटा अगर इस सब्जेक्ट की बात करें टोटल आपके 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वेटेज है, कौन आपके लिए इंपोर्टेंट है वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, चूंकि आपको पता होगा आपका जो एग्जाम हुआ था वो 3 शिफ्ट में हुआ था, 3 शिफ्ट में हुए थे एग्जाम। एक आपका एग्जाम था 17 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट, 17 अप्रैल शिफ्ट सेकेंड और 18 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, यहां पे हम बात करें पहला जो हमारा यूनिट है अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यहां से कितने क्वेश्चन है बेटा, अभी क्या होता है इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपको बता रहे हैं कि ट्रेंड क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा यूनिट हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे एक यूनिट है रिसेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव। ठीक है, यानी जो हमारे हाल फिलहाल में है ना हमारे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो शुरुआत करे गए हैं, लाइक एनईपी आपका हो जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट टू एक्ट आपका आरटीई हो जाएगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो जाएगा, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी आपका एक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तमाम एनसीएफ आपका हो जाएगा, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉन्च करी गई है, जो आपका एक नेशनल आपका इनिशिएटिव है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, यहां से आप देखो बेटा शिफ्ट फर्स्ट में 7 क्वेश्चन आते हैं, शिफ्ट सेकेंड में 4 क्वेश्चन आता है और शिफ्ट थर्ड में आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे वेटेज आपको देखने को मिलेगा वो आपका है रिसेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव। ठीक है, जो कि काफी आसान है, क्वेश्चन ऐसे काफी इजी आए हैं, मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकेंड यूनिट होगा डाइवर्सिटी। देखो बेटा हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना, मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं है ना, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो मेरे तरफ पढ़ा पाएगा। ठीक है, मतलब मेरे तरफ पढ़ा नो डाउट मेरे से अच्छा पढ़ाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तरीका क्या अलग होता है, देखो हम जो क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं 1 को स्टार्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड से लेकर 6 तक का।
क्योंकि यह जो है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे बच्चे हमारा बेस होता है। सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे हमारी पहली क्लास जो गई है, यूट्यूब फर्स्ट फ्री क्लासेस के नाम से, जो पैड बैच का पहला क्लास है, वहां पे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूं, कुछ टैग वर्ड्स आपके होते हैं जो निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उसके बेस पे आप क्वेश्चन का जो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट सेकेंड से लेकर अगर 6 तक की बात करें तो आप देख सकते हो सेकेंड में थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, एक क्वेश्चन आपका हो गया। असेसमेंट यानी मूल्यांकन हिंदी में बोलते हैं इसे, 2 क्वेश्चन हो गया। क्लासरूम को मैनेज कैसे करोगे, 1 क्वेश्चन हो गया। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, यानी एक टीचर का रियल लाइफ में क्या यहाँ पे रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक प्रोफेशनल लाइफ। आपको पता होगा टीचर के 2 लाइफ होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ सामने से, मैं आप यहाँ पे मेरा प्रोफेशनल लाइफ है। ठीक है, लेकिन आप जब मेरे घर पे आओगे है ना, वहां पे मेरा पर्सनल लाइफ होगा। ठीक है, तो वहां पे मैं परमिशन दूंगा तभी आप आ पाओगे, बिना परमिशन नहीं आ पाओगे आप लोग, है ना। तो एक टीचर का रोल क्या होता है क्लासरूम के प्रति, एक बच्चे के प्रति, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसका उत्तरदायित्व क्या होता है टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे इससे 4 क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया, थर्ड में 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आप देखोगे आगे पीछे होते रहते, कभी इससे 3 पूछ लिया, कभी इससे 3 पूछेगा, यहाँ पे 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिटी मतलब आप समझ सकते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी बच्चों आपको पता होगा कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे से बिल्कुल मैच खाता हो। मान लीजिए अगर मेरे बगल में जस्ट मेरे जैसा दिखने वाला आप व्यक्ति खड़ा कर दो, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ हम लोग में डिफरेंसेस यहां पे देखने को मिलेंगे, वही तो डाइवर्सिटी, सिंपल सी बात है। तो लर्नर में डाइवर्सिटी होती है, कैसे होती है? हो सकता है किसी बच्चे का इंटरेस्ट अच्छा हो, किसी का इंटरेस्ट ना हो, है ना। हो सकता है किसी बच्चे का इन्वायरमेंट अच्छा हो, किसी का अच्छा ना हो। तो भाई आपको लर्नर यानी जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनमें डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। हर बच्चा का सीखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, सीखने का इंटरेस्ट बिल्कुल अलग होता है, सीखने का जो मोटिवेशन होता है बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं। टोटल बात करेंगे बेटा सेकेंड से लेकर 6 तक की बात करें तो आप मान कर चल सकते हो कि आपके एग्जाम में 13 या 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, 13-14 यहां भी आएगा, 13-14 यहां भी आएगा, आप यहां पे देख सकते हो, आप काउंट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आते रहे बेटा। ठीक है, तो हमारे लिए सेकेंड जो इंपोर्टेंट हो जाएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप सेकंड से लेकर 6 तक को आप बच्चे आप नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको कि रियली में जो आपको पढ़ना होता है आपको सिलेबस में, ठीक है, जो मेनली आपको पढ़ना होता है, जो आपके लिए मतलब आपके लिए थोड़ा टफेस्ट होता है, टफ होता है, वो आपका होता है फर्स्ट 9 और 10। बस मैं बोल रहा हूं ना, आप हमारी बात को ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट 9 और 10 बस 3 यूनिट्स आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बाकी जितने भी चैप्टर हैं उससे हम हलवा की तरह, हलवा खाते हो आप लोग ना, वैसे निपटाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच रहने वाली है। अब देखो आईसीटी इन एजुकेशन, ठीक है, यहां से भाई देखो शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, शिफ्ट सेकंड में 2 क्वेश्चन, यानी इससे मान कर चलते हैं कि यूनिट नंबर 9 से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लास्ट में हमारे नैरेटिव हैं, जो हमारे थिंकर्स रहे हैं, ठीक है, जो हमारे महान व्यक्तित्व रहे, उनके क्या थॉट रहे एजुकेशन को लेकर, यहां से क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट बुक्स उनका रहता है एजुकेशन को लेकर, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप देखोगे शिफ्ट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सबसे नीचे लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखो अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रांग बनानी है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। और जब मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करता हूं तो शुरुआत की 3 या 4 क्लासेस हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता है। ठीक है, ताकि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ कि 23 क्वेश्चन में आप इजीली यहां पे 12 से 15 क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे हमारा ट्रेंड रहा 2026 का जो नया सिलेबस आया था, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है, और यही सिलेबस आपकी रहने वाली आगे चल के। ठीक है, चाहे आपका 2027 की बात करें, 28 की बात करें, तो यही हमारे सिलेबस रहने वाली, सिलेबस जो बेटा आप चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि आपको देखो एनटी ने आपको सिलेबस प्रोवाइड करा हुआ है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख पा रहा था, छोटा आपको दिख रहा होगा, है ना, सिलेबस को डिटेल में बता रखा है एनटीए ने, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बेटा नहीं आता है। ठीक है, तो सिलेबस को डिटेल में दे रखा है, और यहाँ पे आप देखोगे बेकायदे अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है, पहले हेडिंग डाला हुआ है, और उससे क्या क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर बात करते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लर्नर, मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम कर दिया, अब आपको दिख रहा है यही आपका सिलेबस है। मैं इसको थोड़ा आपको विजुअल है, आपको अच्छे से दिख सके, इसीलिए मैं इसको बड़ा करा हुआ हूँ। ठीक है, देखो अब देखो एनटीए ने एक चैप्टर हमारा दिया डाइवर्सिटी इन लर्नर, यानी बच्चों के बीच विविधताएं होती हैं, जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनके बीच क्या होता है भाई, तो विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है,
अब किस बेस पे होती है, किस आधार पे होती है? तो आप देखो किसी बच्चे का क्रिएटिव बच्चा, देखो कोई बच्चा क्रिएटिव होता है, कोई नहीं होता है, कोई रटने वाला रट्टू तोता होता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नए नए अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, ठीक है, उनके माइंड में अलग अलग थॉट आते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने टीचर पे डिपेंडेंट होंगे कि हाँ सर आप जो बताओ वही मानेंगे। तो भाई बच्चा यहाँ पे क्या होता है, क्रिएटिव होता है, कोई नहीं होता है। पर्सनालिटी, हर बच्चे का पर्सनालिटी अलग अलग होता है, सिंपल सी बात है, पढ़ने को लेकर, खेलने को लेकर, दौड़ने को लेकर, हर चीज को लेकर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस, बुद्धि भी सबकी अलग अलग होती है, आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट, भाई किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो किसी का खेलकूद में इंटरेस्ट है ना। तो इसके बेस पे भी आप देखोगे कि लर्नर में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलते हैं। तो एनटीए ने बहुत अच्छे तरह से आपके सिलेबस को यहाँ पे डिजाइन कर दिया गया है। आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं कुछ भी पढ़ाता भी नहीं हूं, ठीक है। जो पढ़ाता हूं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका है लर्निंग प्रेफरेंस, डिसएबिलिटीज, ठीक है। अब डिसएबिलिटीज के बेस पे भी आप देखोगे लर्नर में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको आंखों से कम दिख रही है, डिसेबल कैटेगरी का बच्चा यहाँ पे है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको अच्छे से दिख रहा है, तो उनके आप देखो उनके बीच डिफरेंस तो मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए प्रोवाइड करा गया है, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा। यानी कि बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, जो बच्चों को जरूरत है उसके नीड के अकॉर्डिंग अगर उन बच्चों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इंक्लूजन होता है, समावेशन होता है बेटा, ठीक है। जैसे एक और हमारी यूनिट से आप देखोगे यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट रिसेंट एजुकेशन इनिशिएटिव, यानी कि हमारे जो रिसेंट में, ठीक है, हाल फिलहाल में जो एजुकेशनल शुरुआत कर गए हैं, है ना, जो शिक्षा को लेकर शुरुआत कर गए हैं, जैसे आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी ऐसे बच्चे जो डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका क्या राइट है हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे शिक्षा को लेकर, हमारे कुछ भी समाज में, ठीक है, हर चीज को लेकर, है ना, क्या उनका राइट्स रहा है। उसके बाद एनईपी 2020 जिसके बेस पे आपका आईटीपी कोर्स आया है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज, है ना, पहले हमारा एनसीएफ 2005 था, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे पहले हमारा जो एनसीएफ था हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे वो 2005 वाली पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अब जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा, तो एनसीएफ एफएस यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, यानी फाउंडेशनल स्टेज वाले बच्चे, यानी जो क्लास सेकेंड से नीचे वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ बातें लिखी गई थी, है ना, उनको उनके एजुकेशन को प्रमोट कैसे करा जाए, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे करा जाए, ठीक है। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको, ये भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ है एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन। अब स्कूली एजुकेशन में आपका 0 से लेकर आपका 12th तक के बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2023 में हमारा डॉक्यूमेंट्स आता है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लोकल स्कीम, कुछ योजनाएं हैं, किस लिए योजना भैया, तो प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ हमारे स्कीम आए हैं, है ना, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि हमारे शिक्षा को लेकर भारत में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। कुछ आर्टिकल्स आपके इंपोर्टेंट है, वहां से ज्यादा नहीं है, 8-10 आर्टिकल आपके लिए पढ़ना होगा जो एजुकेशन को लेकर बात करती है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यहां से भी क्वेश्चन आता है। कुछ हमारे अभियान है ना, एसएसए होगा, पहले आप पढ़ोगे सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था, ठीक है। तो अब जो है आपको पढ़ना है समग्र शिक्षा अभियान, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो भाई ये हमारा सिलेबस है, अब इसको हम डिटेल में देखने वाले बेटा यहाँ पे, ठीक है। आप अंतिम समय तक बने रहना, इसके बाद जो भी आपके मन में डाउट्स होगा वो डाउट्स आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला जो हमारा चैप्टर है इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप अगर ध्यान से इसको समझोगे यहाँ पे, तो पहला हमारा चैप्टर है फ्रॉम एंशिएंट ज्ञान परंपरा टू प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि पुराने काल में, यानी प्राचीन काल में गुरुओं के साथ शिक्षा बच्चे का क्या व्यवहार था, गुरु बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते थे, कैसी एजुकेशन सिस्टम थी हमारी, कैसी शिक्षा प्रणाली थी, है ना। तो आपको पता होगा गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी उस टाइम पे कि भाई शिक्षक और यहाँ पे बच्चे एक साथ बैठकर एक साथ खाते थे, एक साथ भिक्षा मांगते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो वहां से लेकर आज जो आप हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो यहां तक धीरे धीरे कैसे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वैसे बहुत कम क्वेश्चन ऐसा आता है ना, न के बराबर मांग सकते हो आप, ठीक है। अब देखो हमारा प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज, हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो जो बॉडी रेगुलेट करती है, लाइक आप बोल सकते हो यहाँ पे एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इग्नू बोल सकते हो आप, ठीक है। आप बोल सकते हो एनटीए, एनटीए भी तो रेगुलेट कर रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, एग्जाम कंडक्ट करा रही है, ठीक है। और भी हमारे बहुत सारे एजुकेशनल बॉडीज हैं जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे रेगुलेट कर रही होती हैं। जैसे आपका आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, है ना, आरआईज आपका हो गया जहां पे आपका जरा ड्रीम होगा, ठीक है। तो ये भी सभी हमारे क्या है, एजुकेशन बॉडीज ही तो है जो हमारे सिस्टम को रेगुलेट कर रही है यहाँ पे।
ठीक है। एनसीईआरटी आपका हो जाएगा, एससीईआरटी आपका हो जाएगा, डाइट कॉलेज आपका हो जाएगा, जो आपका पता होगा जो डीएलएड के लिए जो टीचर को ट्रेनिंग देता है जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, आपका डाइट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आपका बच्चे और भी बहुत आपका मान लीजिए एनआईओएस बोर्ड आप लोग सुने होंगे, एनआईओएस बोर्ड का नाम सुने होंगे, जो यहाँ पे फ्री बोल रहा हूँ, ठीक है, ओपन स्कूलिंग आपको प्रोवाइड करती है कि आप घर से बैठे भी आप क्लास 12 तक पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आपका इग्नू है, ठीक है, इग्नू से आप क्या करते हो, बीए बीएससी घर बैठे आप कर सकते हो भाई। तो ये सभी हमारे क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट कर रही है। यहां से एग्जाम में कंफर्म है कि क्वेश्चन बेटा आएगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ कमिटीज है ना, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बात करते हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे प्रोविजन है, हमारे संवैधानिक प्रावधान है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आया था, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप पढ़े रहोगे तब, सिलेबस को कंप्लीट किए रहोगे तब, क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे तब आपको इजी लगेगा। ऐसे आप नहीं कर पाओगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। हल्के में बेटा उसको नहीं लेना, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो पहला हमारा क्या है यहाँ पे, आप देखोगे क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा था। मैं ज्यादा क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। जब हमारी पीवाईक्यू वाली जो सेशन आएगी वहां पे मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस को, सॉरी सिलेबस बोला हूं, पीवाईक्यू को डिटेल में, ठीक है। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच स्टैट्यूटरी बॉडी लुक्स आफ्टर द टीचर एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया। यानी भारत में शिक्षक शिक्षा अथवा शिक्षक प्रशिक्षण की देखरेख कौन सी वैधानिक संस्था करती है। ये आपका 17 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो हमारा ऐसा कौन सा एजुकेशनल बॉडीज है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे टीचर को ट्रेनिंग देती है, टीचर का मान्यता तय करती है, टीचर का मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करती है कि हाँ भाई आप टीचर बनने लायक हो नहीं। जैसे आप देखो आप अभी आईटीपी कोर्स करने जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा किसने बोला कि आप बिना आईटीपी के टीचर नहीं बन पाओगे। 2030 के बाद आपको आईटीपी ही करनी पड़ेगी, ऐसा किसने बोला। तो आप बोल सकते हो शिक्षक प्रशिक्षण या फिर हमारी जो शिक्षक शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है, उसको कौन यहाँ पे रेगुलेट करती है बेटा, तो आपका यहाँ पे एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अभी आप देखोगे जितने भी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, आरआईज हैं, जो आपके एनसीईटी में शामिल है, उनको जो मान्यता जो अप्रूवल दिया है, कौन दिया है, आपका एनसीटीई देता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चा, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो आपका एनसीटीई क्या करता है, इनको अप्रूवल देता है। वही बात करें, टीचर को ट्रेनिंग देने का काम करती है आपका एनसीटीई। आप यूजीसी के बारे में जानते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स देती है ना, वित्त देती है, धन देती है, मनी देती है, उनका देखरेख करती है यूनिवर्सिटी का। जैसे आप लोग बीएचयू की बात करें तो इसको कौन रेगुलेट कर रही होती है, आपका यूजीसी रेगुलेट कर रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करो आप, चाहे डीयू की बात करो बेटा आप लोग, है ना, जेएनयू की बात कर लो, ठीक है, तो कौन रेगुलेट कर रहा है, आपको यूजीसी यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है। एक आपका सीईसी हो जाएगा, ए आपका एआईसीटी है, जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट कर रही होती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एंड टेक्निकल एजुकेशन को लेकर एक हमारा परिषद है, काउंसिल है, ठीक है। तो अब इसको डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और आप देखो भाई, आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे अब देखो हम लोग कुछ क्या बोलते हैं कि जब हमें आजादी मिली थी 1947 में, ठीक है, इससे पहले जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज थे और इसके बाद जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारी जो एजुकेशनल कमिटी रही है वो पढ़ेंगे हम लोग, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी एजुकेशनल कमिटी रही है उसको पढ़ेंगे हम लोग। यहां से आपका सीक्वेंस पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सी कमिटी कब बनी थी, कौन सा आयोग कब बना था, कौन सा कमीशन कब बना था, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपका कमीशन आते हैं, तो यहां से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो भाई, आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। जैसे आप अगला क्वेश्चन देखो, उपनिषदों के अनुसार किसे अकेले ज्ञान माना गया है, एक कहां से क्वेश्चन दिया गया है, तो आप बोलो सर एंशिएंट ज्ञान परंपरा से लेकर जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वहीं से क्वेश्चन आया है। तो भाई उपनिषद के अनुसार किसे हम अकेले ज्ञान माना गया है, तो भाई आप मुंडको उपनिषद में पढ़े होंगे, सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है, ठीक है। तो इसका आंसर तो भाई बहुत सिंपल सी बात है ना, आप मुंडको उपनिषद का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो हाँ बात किसके बारे में कर गया है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, पढ़े होंगे, तो भाई सर बोलोगे सर मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता बेटा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट आप देखोगे, अब देखो पूरे जो आपके एनसीईआरटी हो गया, एनआईओएस बोर्ड हो गया, अभी आप इसके बारे में बात किए थे, ठीक है, सीबीएसई आपका हो जाएगा बेटा, है ना। तो इनका फुल फॉर्म होगा, इनके बारे में पढ़ेंगे, मुझे मान लो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होती है, कब इसको बनाया गया, किस उद्देश्य से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किसको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय हैं। तो हमारी 4-5 क्लास इस पे लगती है, रेगुलेटरी बॉडीज पर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, चला रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था को। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला यूनिट बेटा आप देखोगे, हाँ अब देखो यहाँ पे कुछ हमारे कमेटी वगैरह है, ठीक है। जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में किसने बात किया था, तो यशपाल कमेटी ने बात किया था। तो ये हम लोग अक्सर इसको एनईपी में पढ़ रहे होते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको पढ़ रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। फिर अब
फिर भी आप यहां भी देख सकते हो इसको। सेकेंड से लेकर हमारा 6 तक का यूनिट जो है काफी आसान है। मैं बता रहा हूं कि सेकेंड से लेकर 6 तक का काफी आसान है, इजीली आप इसे करोगे। बस जरूरत है प्रैक्टिस करने का, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो हम लोग यूट्यूब में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, एप्लीकेशन तो लगातार होती रहती है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपका देखो डाइवर्सिटी इन लर्नर हो गया, अभी आप पढ़ चुके हो उसके बारे में, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब आप एक मान लो टीचर हो, आप एक बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, बच्चे लर्निंग कर रहे हैं, तो उसका प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, किस प्रोसेस के माध्यम से। मान लो हर बच्चा तो एक तरह का होता नहीं है कि नॉलेज को ग्रहण करेगा, है ना। तो भाई तरह तरह से आप बच्चों को पढ़ाओगे, किसी को आप बोर्ड पर लिखकर पढ़ाओगे, किसी को आप बोलकर पढ़ाओगे, किसी को आप एक्सपेरिमेंट विधि द्वारा पढ़ाओगे, है ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आनंददायक लर्निंग होनी चाहिए, है ना, इंजॉयबल लर्निंग होनी चाहिए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप कला को, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में आप आर्ट को, अगर देखो आर्ट का मतलब क्या समझते हो, सिर्फ कला बनाना क्या नहीं, क्या फिगर बनाना क्या नहीं, इसमें आप डांस भी आपका आएगा, सिंगिंग भी आएगा, गाने भी आपके आएंगे, ठीक है। यानी जो कलाएं हैं, आप कलाओं के माध्यम से बच्चों को यहाँ पे शिक्षा देते हो, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है, इंक्लूसिव पेडागोजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है समावेशित आप अप्रोच अपनाओगे। समावेशित क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है कि बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आप उन्हें अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो तो हमारा समावेशित कक्षा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो करिकुलम होना चाहिए, आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वह रिजिड होनी चाहिए। आपका करिकुलम रिजिड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपका जो करिकुलम होना चाहिए बच्चे, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भैया, तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, एकदम लचीलापन होनी चाहिए आपके पढ़ावे में, आपके बात में, आपके लहजा में, आपके बिहेवियर में, है ना, आपके मान लीजिए फीलिंग में कैसी होनी चाहिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा आपके बच्चे व्यवहार होनी चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे अगला है प्रॉब्लम इन टीचिंग लर्निंग। अब बच्चों को लर्निंग कराने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो तमाम प्रॉब्लम आते हैं, तो उससे आप कैसे हैंडल करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे यूनिट नंबर 4 है। अब यहाँ पे असेसमेंट के बारे में पढ़ना है, मूल्यांकन के बारे में। भाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, टीचिंग करा रहे हो, बच्चे लर्निंग कर रहे हैं, तो उनका असेसमेंट भी तो कंपलसरी है, उनका मूल्यांकन भी तो जरूरी है कि बच्चा कितना सीखा है और इसको कितना सिखानी है। तो इसमें आपका एक असेसमेंट आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि हमारा एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। देखो मेनली आपको यहाँ पे 3 टाइप के असेसमेंट जानने होते हैं बेटा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इससे आप देखो यहाँ पे मेनली जो आपका इंपॉर्टेंट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ मतलब का, लर्निंग मतलब सीखा हुआ, सीखे हुआ का मूल्यांकन, इसे हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग समेटिव असेसमेंट, जो कि हमारा एक निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। निगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों होता है भाई, नकारात्मक क्यों होती है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा जितना सीखा है उसका मूल्यांकन करो, यानी कि फाइनल एग्जाम की बात करता है, जो कि आपको ग्रेड प्रोवाइड करता है बेटा। क्या आपको यहां पे ग्रेड प्रोवाइड करता है, आपको स्कोर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है आपको स्कोर प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको रैंक प्रोवाइड करता है, रैंक प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा एक निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग मतलब क्या है, आप बच्चों को सिखा रहे हो उसी टाइम पर असेसमेंट, तो हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर मतलब के लिए, लर्निंग मतलब सीखने के लिए, बच्चों को सीखने के लिए आप कर रहे हो असेसमेंट। तो इसको डिटेल पढ़ेंगे, मेनली क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर असेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, पीर असेसमेंट। अब पीर क्या होता है, तो आपका जो पीर ग्रुप होती है, आपका जो फ्रेंड सर्कल होती है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि आपस में, जैसे मान लो आप एक टीचर के साथ मिलकर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो टीचर के साथ मिलकर आप पढ़ोगे तो आप उतना नहीं सीखोगे जितना आप अपने फ्रेंड सर्कल से सीखोगे। आप खुद सोचो कि अगर आप अपने, आपका दोस्त अगर आपको समझाता है तो बोलोगे वाह वाह क्या बात है भाई, क्या दिलदार आदमी हो तुम, कितना टैलेंटेड आदमी हो, आज पार्टी देंगे तुम्हें, ठीक है। आप बोलोगे सर पढ़ाएंगे, सर मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। सर से आपको डर भी लगेगा ना यहाँ पे। अगर आपके मन में देखो आप अपना लैंग्वेज का यूज करोगे, ठीक है। आप लोग ट्रिक, तरह तरह के ट्रिक बनाओगे, जो कि हर किसी को ट्रिक बताया नहीं जा सकता है, सिंपल सी बात है। तो आपका जो पीर असेसमेंट होता है, पीर मतलब क्या होता है, आपका जो फ्रेंड सर्कल होती है, ठीक है, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एक टीचर के अकॉर्डिंग देखोगे तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसे हम बोल सकते हैं डिस्कशन मेथड बोल सकते हैं। डिस्कशन मेथड क्या होती है, जब आप अपने दोस्तों से डिस्कशन करते हो, डिस्कशन के माध्यम से आप लर्निंग करते हो, तो हमारा क्या होता है, डिस्कशन मेथड लर्निंग होती है, और वो भी हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। अब देखो आप टीचर हो, क्लास को मैनेज करनी है,
क्लास में तमाम तरह के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो आप मैनेज कैसे करोगे? क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत आसान टॉपिक है, बस जरूरत है आपके रिवीजन की, आपके प्रैक्टिस की। कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो क्वेश्चन का, बस खत्म, सिलेबस खत्म। दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना। मॉक टेस्ट दो, जाके एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ आप लोग, ठीक है। काफी यहाँ से आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। देखो, आप एक टीचर हो तो आपका एक रोल कैसा होना चाहिए? भाई आप एक बच्चों के लिए रोल मॉडल हो ना। अब ऐसा हो कि आप क्लास में आ रहे हो, बच्चों को बोल रहे हो जाओ भाई बाहर से सिगरेट लेके आओ, क्या एक टीचर का रोल यही होना चाहिए क्लासरूम में? और आप देखोगे ग्रामीण स्तर पे, है ना, गांव मोहल्ले में क्या होता है, ऐसे टीचर आपको प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलेंगे। जाओ बेटा मेरे लिए पान लगवा के ले आओ। मैं खुद इसका शिकार रहा हूं, इसमें बोल रहा हूं। तो क्या टीचर का ये रोल है कि बच्चे से पान लगवाए? नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? बच्चों का मोरल एजुकेशन जरूरी है, नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। आप बच्चों से तंबाकू मंगा रहे हो, है ना, आप बच्चों से सिगरेट मंगा रहे हो, पान मंगा रहे हो, तो क्या ये रोल एक टीचर का रोल है? नो। टीचर का एक लाइफ होता है पर्सनल, एक लाइफ होता है प्रोफेशनल। तो आप क्लासरूम में है तो आपकी लाइफ कैसी है? प्रोफेशनल है। पर्सनल लाइफ क्लासरूम के बाहर आपकी होनी चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन, आप इस बात को समझोगे ना तो आप इजीली इस टॉपिक को कर लोगे बेटा, ठीक है। काफी आसान यहाँ पे है ना। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखो कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, काफी आसान क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब एक चैप्टर आपका है इंटेलिजेंस, आप पढ़ते हो इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के बारे में कुछ हमारे जो थिंकर्स रहे हैं, ठीक है, वो क्या इसके बारे में बात किए हैं, बुद्धि क्या होती है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, ठीक है भाई, त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, द्विआयामी किसने दिया, है ना। तो बुद्धि तमाम तरह की, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसे आप एक क्वेश्चन सोल्व करो। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान से, आप भी मेरे साथ सोल्व करिएगा, काफी आसान है। देखो पहले आप सोल्व करो, नहीं कर पाओगे तो आप हमारी बात को ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हाउ शैल अ टीचर कैटर द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर, यानी चैप्टर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर चैप्टर नंबर 2 का है, डाइवर्सिटी इन लर्नर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन द क्लासरूम, यानी कि एक शिक्षक कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकता को कैसे पूरा करेगा। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसकी आंखों में कम दिखाई दे रही है, तो उसको ही पढ़ाना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कानों में सुनाई नहीं दे रहा, उनको भी पढ़ाना है। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो भोदा है, भोदा सुनते हो आप लोग, जानते हो यूपी बिहार में भोदा बोलते हैं, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट, ऐसे बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काफी तेज तर्रार है, गिफ्टेड स्टूडेंट है। सारे बच्चों को एक साथ मैनेज करने, आप कैसे मैनेज करोगे जरा बताना इसका आंसर, ठीक है। बाय गिविंग पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर, शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत निर्देश देकर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाय अवॉइडिंग डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की विविधता से बचकर, भाई आपको बचना नहीं है, अवॉइड नहीं करना बच्चों को, ठीक है। बाई बीइंग स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स वीक स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कमजोर विद्यार्थियों पर कठोर नहीं होना है। कठोर इज द निगेटिव कॉन्सेप्ट, हमने आपको पढ़ाया है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि अगर कहीं भी रिजिड आपको दिखता है तो रिजिड इज द निगेटिव कॉन्सेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। यहाँ पे फ्लेक्सिबल आपको होना चाहिए, ठीक है। बाई अलाउइंग एक्टिव स्टूडेंट टू डोमिनेट द क्लास, सक्रिय विद्यार्थियों को कक्षा पर हावी होने देकर, भाई हावी नहीं होना है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है कि आप बच्चों को जो नीड होगा, है ना, आप बच्चों को पर्सनल गाइड करोगे, है ना। अब पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन आप बच्चों को दोगे, हाँ भाई आप आगे आ जाओ, जिनको सुनाई नहीं देता है, जिनको दिखाई नहीं देता वो भी बच्चे आगे आ जाए, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो कमजोर हैं, एक काम करो बेटा आप इधर आ जाओ, ठीक है। जो तेज तरह है आप इधर आ जाओ। हाँ अब सब ध्यान से सुनो, अब सबको सुनाई दे रहा है। अब जो कमजोर होगा आप उससे एक्स्ट्रा क्लास भी आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप उसे एक अलग अलग से इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो। जो तेज तरार बच्चा होगा उसके आप तरह तरह क्वेश्चन उससे पूछोगे ताकि उसको मन लगा रहे। नहीं तो भाई आप पता चला कि आप क्वेश्चन ऐसे बच्चे से पूछ रहे हो जो उसको हर क्वेश्चन आ रहा है, बोले क्या ही मतलब क्लास करने का, हम कल से क्लास ही नहीं आएंगे सर, क्योंकि आपको हम खुद पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखो ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो वह बेटा होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए बेटा, तो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। यानी जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम यहाँ पे व्यवस्था बनाएंगे, जो भी अप्रोच अपनाएंगे एजुकेशन का, वो कैसे होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर, बच्चे को केंद्र में रखकर बात करेंगे। ऐसा ना हो कि आप एक टीचर हो, आए क्लासरूम में, बच्चा को समझ में आए या ना आए, आप पढ़ाए चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही आपसे पूछ रहा है, व्हाट डज चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मींस, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो शिक्षा के अनुभवों को प्राथमिकता देना, भाई आपके एक्सपीरियंस से उतना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों बच्चों की सक्रिय, हाँ सिंपल सी बात है कि चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे एक्टिव होनी चाहिए। टीचर एक्टिव रहे या ना रहे, बच्चा एक्टिव रहना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड में।
और अक्सर आप देखो क्लासरूम में क्या होता है, सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव होता ही नहीं। आप खुद को देख लो, आप बेड पर बैठे हुए हो, बेड के अंदर सोए हुए, मोबाइल ऊपर चल रहा है, आप एक्टिव हो ही नहीं, सिर्फ मैं एक्टिव हूं। आपने अपना पेन पेपर ओपन नहीं करा हुआ है, मैं तो भाई पेन, मेरा पेपर भी पीछे ओपन है, ठीक है, जो बोर्ड पेपर ही है एक तरह का, तो मैं तो एक्टिव हूं, नो डाउट। आप एक्टिव नहीं हो, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रही है अभी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाइल्ड सेंटर नहीं बेटा, ठीक है, एक ऐसा है, तो ये हमारा है टीचर सेंटर, सिर्फ मैं एक्टिव हूं, आप एक्टिव नहीं हो बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्टिव हो जाओ, आप लौट जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है, बैठ जाओ टेबल पे। अब अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे असेसमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आपको बताया था फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्मल रेफरेंस, क्राइटेरियम बेस्ड असेसमेंट, काफी आसान है। जब हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट का टॉपिक तो काफी डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी तरफ है, क्वेश्चन नंबर, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए में हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है थिंकिंग के बारे में। हमारा जो क्वेश्चन है क्रिएटिविटी का क्वेश्चन है, काफी आसान है, तो क्वेश्चन का लेवल आप देखो काफी आसान है, ठीक है, हर क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब देखो आपसे आईक्यू का फार्मूला पूछ लिया, ठीक है, आईक्यू आप कैसे निकालते हो भाई, तो आपको पता होगा आईक्यू बराबर क्या होती है ना, तो आप बोलोगे मेंटल एज बचा रियल एज, रियल एज कहीं दिया है, ठीक है, मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज ऊपर होना चाहिए, रियल एज हाँ क्रोनिक एज, ठीक है, इंटू 100, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाता है। आप बोलोगे आईक्यू बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटा रियल एज, है ना, इंटू 100 होता है, ये हमारा आईक्यू का फार्मूला होता है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछ रही है, ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है समावेशी शिक्षा शास्त्र का है, ये भी आपका कुछ हमारे मेथड है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, एनालिटिकल सिंथेटिक हो गया, कुछ मेथड हमारे हैं, मतलब आप बोल सकते हो टीचिंग अप्रोच हो गया, टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे एक हमारा होता है आगमन विधि, एक होता है निगमन विधि, यहां से आपके एक काफी आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है। तो निगमन विधि में क्या होती है, हम बात करते हैं बच्चा डिडक्टिव मेथड का, तो इसमें आप क्या करते हो, पहले बच्चों को रूल आप देते हो, नियम देते हो, ठीक है, नी फॉर निगमन और नी फॉर नियम। निगमन विधि की बात करते हैं, इसमें आप क्या करते हो, पहले आप बच्चों को नियम देते हो, पहले आप बच्चों को रूल देते हो, रूल के बाद क्या होता है, आप एग्जाम्पल देते हो, जो कि हमारा एक निगेटिव मेथड है, ठीक है, रूल के बाद आप बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हो, ये हमारा बच्चा इसमें एक्टिव नहीं रहेगा, उसको रूल मिल जाएगा, उसको नियम मिल जाएंगे, तो बच्चा रटेगा नियमों को, फिर जाके एग्जाम्पल दोगे, तो हमारा एक हमारे छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे इंडक्टिव मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, बच्चों को आप तरह तरह के एग्जाम्पल देते हो, ठीक है, बच्चों को आप तरह तरह के एग्जाम्पल दोगे, और बाद में क्या होगा, इसी एग्जाम्पल की हेल्प से बच्चा खुद से क्या करेगा, रूल क्रिएट करेगा, नियम बनाएगा, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करेगा बच्चा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा कक्षा का क्लासरूम का मैनेजमेंट आप कैसे करोगे भाई, काफी आसान है, सब बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, काफी आसान है ना। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो बच्चे यहाँ पे कैसे होते हैं भाई, तो मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक मंदता वाले शिक्षार्थियों का आईक्यू स्तर यानी आईक्यू लेवल से भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे, काफी आसान है, बिलो 20 से आप कम बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई आप देखोगे यहाँ पे प्रभावी शिक्षक की आवश्यकता विशेषता, यानी अगर एक टीचर इफेक्टिव है, आप एक टीचर को इफेक्टिव कब मानोगे, अच्छा टीचर कब मानोगे, बताओ भाई, क्या वो मित्रवत और सहज उपलब्ध, ठीक है, तो हाँ भाई सिंपल सी बात है, आक्रामक हो, चिंतित और तनावग्रस्त हो, कठोर नो, ठीक है, रिजिड हो गया, बच्चे स्ट्रेस टीचर है, तो हमारे लिए इफेक्टिव टीचर थोड़ी होगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे लिए इफेक्टिव टीचर कौन होगा, जो हमसे फ्रेंडली व्यवहार करता हो, ठीक है, अप्रोचेबल हो, वो क्या करता हो, मतलब पढ़ाने का एक सहज तरीका अपनाता हो, ठीक है, तरह तरह विधियों से मुझे पढ़ाता हो, है ना, अलग अलग मेथड से मुझे लर्निंग कराता हो, सिखाता हो यहाँ पे, तो वो हमारे लिए यहाँ पे अच्छा टीचर माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका देखो और भी काफी आसान क्वेश्चन आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो हम लोग आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, काफी आसान क्वेश्चन है। अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है यूनिट नंबर 7, यहां से आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पे आप देखोगे अवेयरनेस अबाउट रिसेंट एजुकेशन इनिशिएटिव, तो यहां से क्वेश्चन कैसे आए हैं, अब देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग आते हैं, ठीक है, इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या पूछ रहा है आपसे, काफी आसान है। मैं आपसे क्या बोला हूं कि अगर आप हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास करोगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली क्लास करोगे, शुरुआत का 3 से 4 क्लास, तो अब आप इसको इजीली कर पाओगे। जो बच्चे, आपको पता होगा हमारी अभी तक 2 क्लास हुई है, ठीक है, आज तीसरी क्लास होगी, हो सकता है वीडियो कल मिले आपको, हो सकता है, मैं आज इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं 31 जुलाई को, है ना, और 31 जुलाई को हमारी 3rd क्लास होगी, और बेसिक कॉन्सेप्ट को काफी हद तक हम लोग पढ़ लिए होंगे। तो जो बच्चे
तीसरी क्लास देखने के बाद इसको देख रहे होंगे, उनके लिए आप कमेंट जरूर करना कि क्या आसान लग रहा है कि नहीं पीवाईक्यू, बताना आप लोग जरा, क्या पीवाईक्यू आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? आप लोग नो सर नहीं कर रही है, ठीक है। आपने हमारा बेसिक ने काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सबसे पहली बात आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको टीचिंग का मतलब समझना होगा, टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है ना, मेथड क्या होती है, सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, असेसमेंट क्या होता है, जो भी हमारे कुछ हमारे वोकैबुलरी है, कुछ शब्दावली हमारे टीचिंग को लेकर, वो आपको जानने पड़ेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन का पूछ रहा, मैं बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर करके दिखाऊं? मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊं बेटा, देखो बिना पढ़े मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ढक दो आप। तो भैया व्याख्यान लो, हमारा सही आंसर हो गया। हमने कैसे से सॉल्व किया? क्योंकि हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, हमारी जो वोकैबुलरी है, जो हमारी शब्दावली काफी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि लेक्चर मेथड निगेटिव कॉन्सेप्ट और रोट लर्निंग निगेटिव कॉन्सेप्ट। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, न कि एग्जाम ओरिएंटेड। कैसे होनी चाहिए बेटा? तो चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कट जाएगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए, यानी बच्चों को लर्निंग कराएंगे तो उसमें कलाएं, तरह तरह की कलाओं का उपयोग करेंगे यहाँ पे। समझ गए आप लोग? चलो अगला क्वेश्चन आप देखोगे। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट, बिना क्वेश्चन पढ़े आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आधारभूत अवस्था में किस आयु के बच्चे सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 चाइल्ड ऑफ विच एज ग्रुप विल बी इंक्लूड इन द फाउंडेशनल स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज में कौन बच्चा आता है भाई? तो आप बोलोगे सर 3 to 8 ईयर वाला बच्चा आता है यहाँ पे। पढ़ेंगे इसको, नो डाउट, ठीक है। यानी 8 वर्ष तक बच्चे का क्लास सेकेंड जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, नो डाउट, परेशान मत होना आप लोग। आपके 4 स्टेज है यहाँ पे, आपके जो आईटीपी है 4 स्टेज है। पहला आपका है फाउंडेशनल, फिर है प्रिपरेटरी। फाउंडेशनल में क्या है बच्चा? पहला आपका जो स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, 0 to सेकेंड क्लास वाले बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, इसमें आप 3 to 5 वाले बच्चों को पढ़ाओगे। फिर आपका मिडिल स्टेज है, फिर आपका सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। मिडिल स्टेज में 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाओगे और सेकेंडरी में आप 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है। अब इसके एज लिमिट क्या होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पढ़ेंगे, परेशान मत होना। ये हमारे एनईपी में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग, काफी लेंथी डॉक्यूमेंट है, लेकिन हम उसको मतलब उसको समराइज करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाते भी हैं आपको, है ना। तो वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या होगा? पहले हमारा 10+2 था बेटा, अब 10+2 में हमारा क्या आ गया? 5+3+3+4 आ चुका है। 5 में क्या आएगा? ये हमारा फाउंडेशन स्टेज है, प्रिपरेटरी होगा, मिडिल होगा, और ये हमारा सेकेंडरी स्टेज अभी तुरंत पढ़ चुके हैं यहाँ पे। आप बोलोगे यहाँ पे ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 3 होगा, ठीक है, ये भी हमारा 3 साल का हो जाएगा, ये हमारा 4 साल का होता है। अब सर 5 साल कैसे होता है? तो बस 0 से 2 ही कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एलिमेंट्री स्टेज, ईसीसी क्या होता है, ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले। इसको 2 भाग में लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लेना आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछ रहा है, भाई देख लो आप लोग, ठीक है, एनईपी से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपसे आवर्स के बारे में पूछ रहा है कि एक टीचर का एक स्कूल में कितने घंटे देना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा स्कूल में सप्ताह में कितने घंटे पढ़ने जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक भाई आप देख सकते हो यहाँ पे, हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से क्वेश्चन आया 2016 वाली जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें आप पढ़ोगे डिस्प्रेक्सिया क्या होते हैं, डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, तो डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, इसमें आपके बच्चे क्या होती है, डिस्प्रेक्सिया में आपका कौन सी समस्या होती है भाई? तो डिस्प्रेक्सिया में आपके यहाँ पे रीडिंग समस्या होती है, रीडिंग हो गया, लर्निंग हो गया। एक होता है डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया में कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम होती है। उसके बाद डिस्ग्राफिया में रिटेन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बहुत सारे एडीएचडी हो गया आपका, ठीक है, तमाम आपके डिजीज हैं, डिसएबिलिटीज हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, जो आपको पढ़ाएंगे हम लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। इसका 2 क्लास यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बच्चे अगला जो टॉपिक हमारा सब्जेक्ट नॉलेज, हमारे जैसे आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ने का क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो वहां से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है, क्या पता अगले साल क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे, ठीक है। पढ़ेंगे नो डाउट, 3-4 क्लास इस पे लगेगी, लेकिन क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है आईसीटी इन एजुकेशन, रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर। आप देखो उसमें कुछ हमारे पोर्टल्स हैं, ठीक है, कुछ पोर्टल्स हैं, कुछ स्कीम है गवर्नमेंट को लेकर, है ना। पहला हमारा दीक्षा, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयर करने के लिए एक डिजिटल इनिशिएटिव है। निष्ठा हो गया, स्वयं हो गया, पीएम ई विद्या हो गया, प्रशस्त हो गया, स्वयं स्वयं असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। डिजिटल सेफ्टी एंड साइबर इथिक्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आजकल देखोगे साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं, ठीक है। तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बच्चों को आपको साइबर नॉलेज बच्चों को देना होगा, ठीक है। साइबर इथिक्स बारे में बच्चों को पढ़ानी है। तो साइबर इथिक्स को बच्चों को पढ़ाओगे कब? जब आपको इसका नॉलेज रहेगा। तो इसका नॉलेज आपको कौन देगा? मैं दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। आपके टीचर्स देंगे जब आप आईटीपी कोर्स करोगे यहाँ पे।
उसके बाद ही ना आप बच्चों को पढ़ाओगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो, बहुत आसान क्वेश्चन आपके। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कौन करता है, तो वन नेशन वन आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन आपका है, दीक्षा पोर्टल है। तो कुछ प्रोग्राम हमारे हैं, कुछ हमारे पोर्टल्स हैं, है ना, जो एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन आते हैं। काफी आसान आसान क्वेश्चन है। बस आप देखोगे बस 4-5 टॉपिक आपका है, निष्ठा, दीक्षा, स्वयं, ठीक है, पीएम विद्या, घुमा फिरा यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख सकते हो। ये सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आप बचाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका परख हो गया, परख पढ़ना आपको, निष्ठा, GCHI। अब लास्ट हमारा जो है टॉपिक नरेटिव। यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ हमारे थिंकर्स हैं, लाइक आप बोल सकते हो यहाँ पे गांधी जी, विवेकानंद जी, कृष्णमूर्ति, अरविंद, सावित्री फुले जी, गिजुभाई बधेका, टैगोर आदि जैसे व्यक्तित्वों के विचार पर आधारित, ठीक है, यानी बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ पर्सनालिटीज लाइक गांधी, विवेका, कृष्णमूर्ति, अरविंदो, सावित्री फुले, जिजुभाई बधेका, ठीक है, टैगोर, यहां से क्वेश्चन आएंगे। और साथ कुछ हमारे NEP 2020 NCF आदि से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं जरा आप देख लो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, पुस्तक पूछ लिया, एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो भाई जीदू भाई आपका कृष्णमूर्ति है, ठीक है, जीदू कृष्णमूर्ति आपके हैं। ऐसे आप देखोगे अब कुछ थॉट क्या रहे हैं एजुकेशन को लेकर, जैसे आप देखो किसने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य एक समन्वित मानव व्यक्तित्व के विकास, सुपर माइंड का उपयोग होता है। तो कुछ स्टेटमेंट हमारे हैं थिंकर्स के, जो हमारी पर्सनालिटी है, उससे हम लोग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कराएंगे आपको, ठीक है। यहाँ से टैगोर चाहते थे, टैगोर किसी बारे में बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक हो गया, बिहेवियरिस्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया, तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और इस तरह से हमारा सिलेबस खत्म होता है बेटा, और हमारा पढ़ने का अप्रोच आप समझ चुके होंगे किस तरह से आपको पढ़नी है, ठीक है। आप देखो खुद से आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगानी है, जिस तरह से आपको बोला जाएगा आप पढ़ो। यकीन मानो मेरी गारंटी है कि मैं इतना मेहनत आपके लिए करूंगा कि आप खुद सोचोगे हाँ सर अब तो लगता है हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। इस टॉपिक को, इस जो सिलेबस हमारा है सर, ये जो चैप्टर है, जो हमारी सब्जेक्ट है, ये हमारे काफी आसान बन चुके हैं बेटा, ठीक है। तो हमारी सेशन यहीं पे एंड होती है बेटा। ये हमारा एप्लीकेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड है, हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, आप लोग चाहते हो कि एक सही तरीके से, एक सही गाइडेंस के साथ, आप एक सही अप्रोच के साथ, ठीक है, हमारा यहाँ पे एग्जाम क्लियर हो, तो आप हमारे से जुड़ सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम CUT कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, ये हम पेड कोर्स का आपको ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको अभी BA LLB शो कर रहा होगा, यहाँ पे आपको NCT का शो करेगा, ITP का, BA BEd BSc BEd BCom BEd का अलग अलग कोर्सेज हैं, ठीक है। बाकी इस आप देखो, आपको पता होगा हम लोग NCT कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन IITs में, NITs में, RIs में, DU में, अलग अलग आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है बच्चों का, ठीक है। नेक्स्ट बारी आपकी है, और आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई। क्यों? क्योंकि आप अपकमिंग वीडियोज, लेटेस्ट अपडेट, फ्री क्लासेस, PYQ सोल्यूशन, फ्री मॉक टेस्ट, NCT ओरिएंटेड वीडियोज, हर चीज़ आपको हमें अवेलेबल होती है। तो आप जरूर कमेंट करना कि आपको सिलेबस वाली वीडियो कैसी लगी। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का, आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर रिप्लाई भी करते हैं बेटा। तो आप जरूर से जरूर बताना क्लासेस कैसी लगी आपको, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ अपडेट के साथ या फिर कुछ क्लासेस के साथ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि 3 बजने वाले, 3 बजे हमारी क्लास होती है एप्लीकेशन पे, तो बहुत जल्दी जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चे हम लोग अगले वीडियो में अपडेट के साथ। वीडियो कैसी लगी, सिलेबस वाली वीडियो कैसी लगी आपको, हमारी जो माइंड है ना, हमारी जो मास्टर स्ट्रेटजी है वो कैसी लगी, हमारा जो माइंड मैप है इसको लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर, वो कैसी लगी, आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।